नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सबसे लेटेस्ट वाला जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। पर दिसंबर 2020 वाला जनवरी 2021 में हुआ था। तो इसी के हमने बाल विकास के 30 प्रश्न देखे थे। यदि नहीं देखे हो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम मैथ के जो है प्रश्न देखेंगे, और जो मैथ के हम प्रश्न देखेंगे इसमें 15 प्रश्न आपके आते हैं जो पेडागोजी सेक्शन के आते हैं, और 15 प्रश्न आपके आते हैं जो सॉल्व वाले आते हैं। तो पेडागोजी सेक्शन के आज हम प्रश्न देखेंगे, क्योंकि सॉल्व करने वाले वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए ऐसे हम दो हिस्सों में देखेंगे। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न आपका है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना जो है सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी? किस पर? गणित के शिक्षण अधिगम पर। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों से की जानकारी जो है वो होना, या फिर छात्रों के गलत उत्तर जो है उनके पूरे हल देना, या फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की गुणवत्ता में वृद्धि करना, या फिर मूल्यांकन के जो परिणाम है उनके प्रयोग शिक्षण जो है वो में परिवर्तन करना। आपको बताना है कि जो शिक्षण अधिगम होता है गणित का, उस पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की जो संभावना है वो सबसे कम जो है वो होगी। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 32 कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग जो है वो एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है। तो जो वैन हील है उनके मानस चिंतन के कौन से चरण पर ये जो है वो आता है? स्तर 2 संबंध, स्तर 3 निगमन, स्तर 0 पहचानना, या स्तर 1 विश्लेषण। तो इसमें जो क्रम होते हैं उनसे एक ना एक प्रश्न पूछ लिया था। जो सबसे स्तर 0 होता है ये आपका पहचानना होता है, इसको ही चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण या फिर विजुअलाइजेशन जो है वो कहते हैं। इसमें होता है क्या है, इस स्तर में छात्रों ने दिमाग पर चित्रण के अनुसार सीखते हैं। जैसे बच्चा कोई वस्तु देखता है और अपने दिमाग में सोच करके उसकी आकृति का निर्णय कर लेता है कि उसकी आकृति ऐसी है, तो वो यहाँ पर आता है पहचानने में। जैसे कि सूर्य को बच्चा देख रहा है तो वो आकृति उसने कैसे समझ ली कि ये वृत्त की एक आकृति है, या कोई दरवाजा देख लिया तो उसने क्या समझ लिया कि ये एक आयत की आकृति है। उस टाइप से चीजों को। फिर स्तर 1 में आपका विश्लेषण आता है। इस स्तर में जो बच्चा है वो आकृतियों के जो गुण होते हैं उनके आधार पर वस्तुओं का निर्धारण करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, ये सारी चीजें सीख जाता है। ये सीखने का आप कहेंगे तार्किक और वैज्ञानिक विधि में आता है। फिर आपका स्तर जो 2 है उसमें आपका संबंध यहाँ पर नाम दिया है, कहीं-कहीं अनौपचारिक निगमन दे रखा होता है। होता क्या है? इसमें बच्चा जो है आकृति का विश्लेषण करने के बाद जो उसके गुण हैं, उनके आधार पर अन्य आकृति जो है उनसे कंपैरिज़न कर सकता है। तो वही से संबंधित यहाँ पर पूछा भी गया था कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है। तो ये वैन हील के मानसिक चिंतन के स्तर 2 यानी कि संबंध में जो है वो आता है। और इसी को अमूर्तता भी जो है वो कहते हैं। इस स्तर पर एक छात्र ये भी कह सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज सममित कहलाते हैं, इसलिए उनके आधार कोण समान होने चाहिए। ये समझ भी जो है वो विकसित होती है बच्चे में। तो आंसर आपका यहाँ पर स्तर 2 संबंध जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या के इस गुण को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सहचर्यपूर्ण, वितरण गुण, संवरक गुण, या क्रम विनिमय गुण? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। डीएलएड के लेवल पे सारी चीजें हमने एक आपको एग्जांपल से बताई थी। क्रम विनिमय क्या होता है? जैसे आप पलट दें, 2+3 कर रहे हैं तो भी आपका 5 आ रहा है, 3+2 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो ये आप जोड़, घटाना, गुणा सब में चेक करके जो है वो देखते हैं। आंसर यहाँ पर होगा आपका संवरक गुण, जो कि कहता है कि इन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। कोई भी आप लेकर संख्या भी देख सकते हैं, तो संवरक गुण के जरिए हम इसे दर्शाते हैं। 34 प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? पहला कह रहा है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये तो आपका सही है। केवल इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। दूसरा कह रहा है गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बिल्कुल होती है। गणित में तो आप देखते ही हैं तर्क संबंधी ये अधिकतर प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तीसरा कह रहा है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है
जिसमें संवाद जो है वो सम्मिलित है। तो ये भी आपका सही है अगर आप इस सेंस में देखें कि बहुत सी गणित संबंधी जो अंक है उनका उपयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं, सामाजिक प्रक्रिया से भी जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसे आप नॉर्मली शॉप पे कुछ खरीद रहे हैं दुकान, तो वहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, तो उससे जोड़ के भी आप समझ सकते हैं कि गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया भी आएगी, जिसमें संवाद भी जो है वो सम्मिलित है। तो ये भी सही है, तो तीनों सही है, तो बचा डी। यही गलत है, यानी यही आंसर होगा कि गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका ही नहीं है, तो ये आपका गलत है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। 35 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं को पढ़ाना है वो भी प्राथमिक स्तर पर। पहला कह रहा है, और नीचे ऑप्शन इस टाइप से दे रखे हैं, ए और डी, बी, सी और डी करके। पहला कह रहा है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो प्रोत्साहित बिल्कुल करना चाहिए, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, ये आपका गलत है। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए, ये भी आपका गलत है। पहले गणना जरूरी है आपकी। डी कह रहा है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा किसी प्रकार की गलती कर रहा है, तो जब आप उसे थोड़ा-सा उस चीज़ को समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो सीखने के लिए भी आगे बढ़ता है। और गिनती सिखाने की बात हो रही है, प्रश्न में कह रहा है ना कि संख्याओं को पढ़ाना है और प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना है, तो बच्चे तभी सीखेंगे जब थोड़ा बहुत, इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में आपको नहीं लेना है। तो ए और डी के आधार पर आपका आंसर यहाँ पर ए और डी वाला जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। बात हो रही है प्राथमिक स्तर की, और रोजगार की बात तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, ये ऑप्शन तो कट जाएगा। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, तो बी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा कि प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना नहीं। तीसरा वाला देखिए अच्छा ऑप्शन है, कह रहा है जीवन के जो अनुभव, यानी गणित के बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, बस ये आपका बिल्कुल सही होगा। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, गणित पढ़ाने की बात आ रही तो परिशुद्धता तो नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सी वाला ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 37 प्रश्न है, गणित की प्रकृति के विषय में इनमें से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। पहला कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता वहां पर नहीं है। सत्य कथन नहीं है पूछ रहा है, पहला वाला आप कहेंगे ये गलत लग रहा है, तो ये गलत हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, सही है आपका। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। अभी ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था तर्क कौशल से संबंधित। गणितीय जो संकल्पनाएं उनकी प्रकृति श्रेणीबद्ध है, तो ये भी सही है। ए वाला यहाँ पर गलत है, जो कि कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जो है गलत है। कल्पना के माध्यम से ही चीजें आप सोचते हैं, अलग कोई प्रश्न कर रहे हैं उसको किस मेथड से कर सकते हैं, ऐसे भी आप सोचिए, जरूरी नहीं कि आपको रटना ही है। तो ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 38 प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलाप में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की जो समझ है वो विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। चौपड़ जो आकृतियां हैं उनकी पहचान, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, या फिर एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, या जो सुडोकू पहेली होती है उसको हल करना। बात हो रही है प्रश्न में किसकी? त्रिविम विवेचन की समझ। तो आंसर की बात करते हैं आपका इनमें से पहला ऑप्शन है यहाँ पर चौपड़ आकृतियों की पहचान जो है सही होगा। इससे जो त्रिविम विवेचन है, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। जैसे आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, आरेख होता है। एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना भी त्रिविम से नहीं आएगा संबंधित। सुडोकू तो बिल्कुल नहीं आएगा। 39 प्रश्न देखते हैं आपका कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त जो है उसका चुनाव कर सकते हैं? संख्या चार्ट का, या फिर क्विजिनेयर छड़ों का, या गिनतारा का, या जियो बोर्ड का। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते अवश्य रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका
तो आपका आंसर क्विजनेयर छड़े यहाँ पर सही होगा। होती कैसे हैं क्विजनेयर छड़े? इस टाइप से आप देखेंगे, स्केल टाइप का, और उसके बीच में रंग बिरंगे जो है वो आकृतियां टाइप से भी बनी रहती हैं। इसमें इस टाइप से स्केल की तरह नंबर लिखे रहते हैं। उससे भिन्न की संकल्पना जो है उसको समझाया जा सकता है। बाकी और अलग अलग रूपों में आता है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आप इमेज देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर क्लियर जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 1440 कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इस डब्बे में 3 पेंसिल जो है उनके कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, या इस घर में 3 जो है वो कमरे हैं। आपसे कह रहा है क्रम सूचक भाव में 3 संख्या का प्रयोग इनमें से किसमें हुआ है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं। इस डब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, या घर में 3 कमरे हैं। तो क्रम अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ तीसरी मंजिल वाले पे मिल रहा है, पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल। इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, तो ये आपको क्रम देखने को मिल रहा है। बाकी 3 कमरे हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। उनकी स्थिति क्या है, किस क्रम से हैं, आगे पीछे, वो सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो रही। इसी प्रकार पेंसिलों से भी आप ऑप्शन को काट सकते हैं, और इसी प्रकार 3 टीम सदस्यों को भी यहाँ पर ऑप्शन को आपको काट देंगे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 41 शुद्ध कथन जो है उसको पहचानिए। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो तो उनका परिमाप समान होगा, और यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, आपको शुद्ध कथन को यहाँ पर पहचानना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। किसी आकृति का आकार जो होता है उसके परिमाप का निर्धारण करता है। होता क्या है परिमाप? जो पूरा बाहर वाला एरिया होता है ना, आप कहेंगे कोई आकृति की जो सभी भुजाएं होती हैं उनको अगर आपस में आप जोड़ दें तो उनकी टोटल माप को परिमाप जो है कहते हैं। तो ये किसी भी आकृति के लिए आप कह सकते हैं कि उसका जो आकार होगा वो उसके परिमाप का निर्धारण जो है वो करता है। बाकी परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान तो बिल्कुल नहीं होता है। इसी प्रकार दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। 42 प्रश्न देखते हैं कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को आपको यहाँ पर पहचानना है। पहला कह रहा है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो आप कहेंगे बात हो रही है ऋणात्मक संख्याओं की, ऑप्शन ये सीधे सीधे आपका कट जाएगा। फिर कह रहा है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल केवल उच्च प्राथमिक, ऑप्शन कट जाएगा। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक, ऑप्शन कट जाएगा। सी वाला बचा, यही आपका सही हो जाएगा। बात हो रही है गणितीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में, तो आप कहेंगे बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। अगला देखते हैं 43 प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर जो त्रिभुज हैं उनकी अवधारणा का परिचय देने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर शुद्ध है? पहला कह रहा है कि बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज हैं वो प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। तो ये तो आपका बिल्कुल जो है गलत है। अन्य आकृतियों से आप दूर क्यों भला रखेंगे? दूसरा कह रहा है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। तो ये एक चांस बन सकता है। सी कह रहा है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। तो सी वाला भी आपका गलत ही होगा कि सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले बेसिक कंसेप्ट आप शुरू करेंगे वहां से। सी वाला भी गलत ही है। डी कह रहा है संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत जो है वो कराने चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो बचा आपका कौन सा? बी वाला कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही है। 44 प्रश्न आपका है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या जो है वो क्या है? 25, 48, 52, 15। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आसानी से आप इस प्रश्न को जो है वो कर लेंगे। तो मैंने क्या कहा? भाज्य बराबर, भाज्य यहाँ पर देखिए कि कितना दे रखा है। या तो आप एक तरीका ये भी करिए जो इसमें कह रहा है ना कि
यदि भाजक भाजकफल का 5 गुना है तो आप भाजक बराबर 5 गुणे भागफल करके लिख सकते हैं। और शेषफल का 2 गुना है तो आपका भाजक किसके, शेषफल के भाजक को आप क्या लिखेंगे। वैसे ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी से अलग हट के आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन हम अगली वाली क्लास में कराने वाले थे, अब आ गया तो देख लेते हैं। भाजक बराबर हो जाएगा 2 गुणे शेषफल। देखिए प्रश्न में कह रहा है ना कि भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, तो भाजक को हमने लिखा शेषफल का 2 गुना, 2 गुणे शेषफल, और शेषफल 5 दे रखा है तो यहाँ से भाजक क्या निकल कर आ जाएगा, 2 गुणे 5 यानी कि 10 निकल करके आ जाएगा। भाजक आपको अगर 10 पता चल गया और शेषफल आपको 5 पता है तो आप भागफल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले वाले से हमारा जो बनेगा, थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, पहले वाली जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी भाजक बराबर 5 गुणे भागफल, ये आपकी बनेगी। देखिए प्रश्न में कह रहा है ना कि भाजक भागफल का 5 गुना है तो भाजक बराबर 5 गुणे भागफल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भाजक का मान हमने 10 निकाला है वो यहाँ रख देंगे तो इसकी जगह 10 हो जाएगा। तो 10 यहाँ रखने पर 5 इसके बटे में आ जाएगा तो आपका भागफल का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट किसका मान, भागफल का मान निकाल सकते हैं। तो भागफल का मान यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा। भागफल 2 पता चल गया, भाजक 10 पता चल गया, शेषफल प्रश्न में 5 दे ही रखा है। अब हम सूत्र लगा सकते हैं जो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक 10 गुणे भागफल 2, 10 दूना कितना होगा 20, और प्लस शेषफल यानी 5, तो टोटल जोड़ के आएगा 25। तो संख्या आपकी वो हो जाएगी 25। इस टाइप से आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है कि जो बाकी बचे 15 प्रश्न हैं उनको जो सॉल्व करने वाले हैं उनको हमने इसीलिए अलग से रखा है, ताकि उसको हम आगे जब कराएंगे तो स्पेस जो है उसमें होना जरूरी है, ताकि हम पूरा लिख के बताएं तो आपको समझ में भी आए। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न भी आपका सॉल्व वाला ही है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, पहले 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यही प्रश्न मैंने पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो देंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। अब इस प्रश्न को हम कर सकते हैं, एक तो तरीका हो सकता है ऑप्शन से करके, और एक तरीका आपका ये हो सकता है आप एक्स मान लें। ऑप्शन से या कैसे एज्यूम करके हम करेंगे, तो ऐसे हम कर सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब हमको देखना है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है तो प्लस 5। हमने स्टार्टिंग की 5 संख्या लिख ली, अब हम इनका जोड़ देख लेंगे क्या 20 के बराबर है। एक यहाँ जोड़ेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। अब देखा आपने कि यहाँ पर तक 15 ही हो रहा है, तो आपको क्या करना है, शुरुआत की एक संख्या हटा देनी है और एक संख्या और आगे बढ़ा देनी है। अब ये वापस से 5 संख्याएं हो गई। अब देखिए क्या 20 के नजदीक है, क्योंकि अभी कम आ रहा है तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो 6 5 11, 11 4 15, 16 17 18 19 20 आ गया आपका 20। अब आपसे पूछ रहा था प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो इन तीनों का योग आप बता देंगे, 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपका आंसर यहाँ से जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो इस टाइप से आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। एक तरीका क्या होता है, आप संख्या को n के फॉर्म में या x के फॉर्म में मान लीजिए, तो आपकी संख्याएं कैसी मानी जाएंगी, इसको हटा रहे हैं हम। जैसे बीच वाली जो संख्या होगी वो तो n होगी, इस तरफ जो से पहले वाली संख्या होगी वो होगी n-1, और उससे और पहले वाली जो संख्या होगी वो n-2 होगी, और इस n के बाद वाली जो संख्या होगी वो होगी n+1, और इसके और बाद वाली होगी n+2। अब जैसे यहाँ पर n की जगह आप कुछ रख के भी देख सकते हैं। अगर आप n की जगह 1 रख के देखेंगे तो उसके बाद वाली संख्या 2 आ जाएगी। ऐसे मतलब कि निकाल सकते हैं। बाकी आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी को जो है आप आपस में जोड़ देंगे, और इनको जोड़ने के बाद इनका योग कह रहा है प्रश्न में 20 है, 20 के बराबर रख देंगे। n की वैल्यू वहां से 4 निकल के आ जाएगी, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे, तो आप सारी संख्याओं का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं आपको एज्यूम करना है। अब यहाँ पर जैसे संख्याओं का योग 20 दे रखा हो सकता हो प्रश्न में जब आपके पूछा जाए तो वहां पर संख्याओं का योग आपको बहुत बड़ी संख्या दे रखी हो, लिखा हो 3585 होगा स्टार्टिंग के 5। अब आपको नहीं पता कहाँ से जोड़ना है, स्टार्ट करना है कहाँ पर, तो आप तब ऐसी तरीके से प्रश्न को करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। इसलिए तरीके आपको सब आने चाहिए, जो जहाँ पर इजी पड़े वो आप ऐसे कर दें।
तो अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो एक प्रश्न आपके लिए भी। तो ये है आपके लिए प्रश्न जिसको आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा जो है वो दिखाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, सेम ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रश्न का आप जो स्टेटमेंट देखेंगे वो काफ़ी बड़ा होगा, पर उसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी जो है वो कितनी होगी? 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर। सेम यही चीज़ आप अपने ऊपर रख कर देख लीजिए कि आप यहाँ-यहाँ जा रहे हैं तो इतना-इतना किराया पड़ रहा है। किस दूरी के हिसाब से होगा? 2 किलोमीटर स्टार्टिंग में दे भी रखी है, तो कैसे करेंगे आप? अपना आंसर सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।